हम्म। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे समाज में जो दीवारें हैं वो हमेशा से थीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम सोच है। मतलब अगर दो अलग-अलग धर्मों के लोग सदियों से अगल-बगल रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनके बीच एक अदृश्य रेखा शायद हमेशा से खींची हुई थी। हाँ, और ये मान लेना बहुत आरामदायक भी लगता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि इंसान फितरतन ऐसे ही होते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है, मैं बता रही हूँ। हम अक्सर इन जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को बस नज़रअंदाज कर देते हैं हम्म। और मान लेते हैं कि जो आज दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि पहचान और अलगाव की ये रेखाएं समय के साथ बहुत ही सोचे समझे तरीकों से खींची गई हैं। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को गहराई से पलट रहे हैं जो बताते हैं कि ये अदृश्य दीवार वहां थी ही नहीं। कम से कम उस रूप में तो बिल्कुल नहीं जैसी आज दिखती है। बिल्कुल नहीं। तो आज हम बीए इतिहास के चौथे सेमेस्टर के एक बेहद दिलचस्प शैक्षणिक दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये दस्तावेज भारत में सांप्रदायिकता, जिसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, उसके उदय और विकास की पूरी कहानी को परत दर परत खोलता है। सही बात है। ये दस्तावेज उस मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से बटे हुए थे। और देखिए, इस विषय की प्रासंगिकता न केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज के समय में भी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हमें आज के समाज की बनावट को समझना है तो हमें इस बात की जड़ तक जाना ही होगा कि ये अलगाव आखिर एक विचारधारा के रूप में कैसे विकसित हुआ। एकदम सही। और आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और इतिहासकारों के विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास में वे कौन सी घटनाएं और नीतियां थीं जिन्होंने उस समय के समाज को आकार दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को खोलकर देखते हैं कि कैसे भारत जैसे प्राचीन बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिकता की भावना को संस्थागत रूप दिया गया और कैसे इसने अंततः देश के विभाजन का रूप ले लिया। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले सांप्रदायिकता शब्द के असली अर्थ को समझना होगा। हाँ, क्योंकि ये शब्द हम रोज सुनते हैं। बिल्कुल। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। उनके अनुसार सांप्रदायिकता कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। अच्छा। नहीं, यह एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है और इसके 3 चरण हैं। पहला ये मानना कि एक ही धर्म को मानने वाले सभी लोगों के सांसारिक हित बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सांसारिक हित से आपका क्या मतलब है? मतलब उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जरूरतें। अच्छा, तो मतलब ये मान लेना कि अगर मैं और आप एक ही धर्म के हैं तो एक किसान, एक जमींदार और एक कारखाने के मजदूर की समस्याएं सिर्फ इसलिए एक समान है क्योंकि उनका धर्म एक है। हाँ, बिल्कुल यही। ये तो बुनियादी तौर पर ही गलत लगता है। सही कहा, और यही इसका पहला धोखा है। इसके बाद इसका दूसरा चरण आता है, ये मानना कि एक धर्म के लोगों के हित दूसरे धर्म के लोगों के हितों से बिल्कुल अलग है। यानी दूरियां बननी शुरू हो गई। हाँ, और फिर आता है इसका तीसरा और सबसे हिंसक चरण। इस चरण में ये मान लिया जाता है कि ये दोनों हित ना सिर्फ अलग हैं बल्कि हम एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। कट्टर विरोधी? हाँ, यानी अगर एक समुदाय का फायदा हो रहा है तो वो निश्चित रूप से दूसरे समुदाय के नुकसान की कीमत पर ही हो सकता है। बाप रे। यही शत्रुता की भावना सांप्रदायिकता का असली चेहरा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। यानी ये भगवान की पूजा करने के अलग अलग तरीकों के बारे में तभी था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो संसाधनों, नौकरियों और सत्ता पर कब्जा करने के लिए धर्म को एक औजार बनाने के बारे में था। और दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि इस पूरी विचारधारा को खाद पानी मिला ब्रिटिश शासन के दौरान, खासकर 1857 के विद्रोह के बाद। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अंग्रेजों ने इसे बढ़ावा दिया। बात यह है कि 1857 के विद्रोह ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया? वो कैसे? क्योंकि 1857 में जो सबसे बड़ी चीज उभर कर सामने आई वो थी अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर सब साथ थे। बिल्कुल। दोनों समुदायों के सैनिक, किसान और नेता कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। इस एकता ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।
उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत पर राज करना है तो इस समाज को बांटना ही होगा। सोचिए, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है जिसे हम एक हॉस्टल मान लेते हैं। ठीक है, एक हॉस्टल। उस हॉस्टल में अलग अलग कमरों में कई रूममेट्स रहते हैं। उनकी आदतें अलग हैं, उनका खानपान थोड़ा अलग है। कभी कभार बर्तन धोने या सफाई को लेकर उनकी छोटी मोटी बहस भी होती है, लेकिन वे सदियों से एक साथ रह रहे हैं। आम हॉस्टल की तरह। हाँ। फिर वहाँ एक नया चालाक मकान मालिक आता है। वो देखता है कि अगर ये रूममेट्स एक हो गए तो वे उसे बाहर निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल। इसलिए वो मकान मालिक चुपके से एक रूममेट के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, वो तुम्हारा राशन चुरा रहा है। फिर वो दूसरे के पास जाकर कहता है, पहला वाला तुम्हारे कमरे पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। और शक के बीज बो दिए जाते हैं। एकदम। अचानक वे रूममेट्स जो कल तक एक साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। वे अब दोस्त नहीं बल्कि उसी हॉस्टल के संसाधनों के लिए लड़ रहे दुश्मन बन जाते हैं। बहुत से। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति बिल्कुल यही थी। ये उपमा पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अंग्रेजों ने सिर्फ कानाफूसी नहीं की, उन्होंने इस बंटवारे को एक अकादमिक और बौद्धिक जामा पहना दिया। अकादमिक जामा मतलब किताबों के जरिए? हाँ, जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटकर लिखना शुरू किया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये वर्गीकरण अपने आप में कितना अजीब है। मतलब प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कह दिया, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कह दिया। हाँ, और जब खुद की बारी आई, वही तो, जब खुद के शासन की बारी आई तो उसे ईसाई काल नहीं कहा, उसे ब्रिटिश काल कहा। यही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक जीत थी। उन्होंने ये भ्रम पैदा कर दिया कि मध्यकाल में केवल मुसलमानों का राज था और हिंदू पीड़ित थे, जबकि ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक सच्चाई ये थी कि शासक वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। अकबर के दरबार में हिंदू मंत्री थे और शिवाजी की सेना में मुस्लिम तोपची थे। अरे हाँ। और आम जनता का शोषण राजा के धर्म से तय नहीं होता था, बल्कि उसकी कर नीतियों से तय होता था। एक गरीब हिंदू किसान और एक गरीब मुस्लिम किसान की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों परेशान थे। हाँ, लेकिन इस नए इतिहास ने स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया कि वे हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। यहाँ ये और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि मेरा एक सवाल है, क्या ये सब सिर्फ अंग्रेजों की शिक्षा नीति का नतीजा था? दस्तावेज में 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी तो जिक्र है। हाँ, उनका भी अहम रोल था। जैसे हिंदू समाज में आर्य समाज का उदय और मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन। अब हम जानते हैं कि ये आंदोलन समाज की भलाई के लिए थे, आधुनिक शिक्षा लाने और कुरीतियों को मिटाने के लिए शुरू हुए थे। तो क्या समाज सुधार की कोशिशें अनजाने में इस सांप्रदायिक खाई को चौड़ा कर रही थी? देखिए, इसे इस तरह से समझिए, जब एक समाज खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता है तो वो आत्मसम्मान वापस पाने के लिए अपने अतीत की ओर देखता है, एक गौरवशाली इतिहास की तलाश में। बिल्कुल। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और प्राचीन भारत को एक दोष रहित स्वर्णिम युग के रूप में पेश किया। दूसरी तरफ अलीगढ़ आंदोलन और अन्य मुस्लिम सुधारकों ने मध्य पूर्वी खलीफाओं या मुगल काल के गौरव का महिमा मंडन करना शुरू किया। ओह, तो दिक्कत यहाँ हुई कि जब आप अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए एक एक्सक्लूसिव स्वर्णिम युग गढ़ते हैं तो दूसरा समुदाय खुद ब खुद उस कहानी से बाहर हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर भारत का स्वर्णिम युग केवल वैदिक काल था तो मुसलमान उस गौरव का हिस्सा कैसे बन सकते थे? और अगर गौरव केवल इस्लामी इतिहास में था तो हिंदू उससे कैसे जुड़ते? ठीक यही हुआ। अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान को शुद्ध करने की इस होड़ ने एक साझा भारतीय पहचान बनने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी था जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आर्थिक कारण? हाँ, 19वीं सदी के अंत तक भारत में एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग पैदा हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण देश में उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। तो रोजगार कहाँ से मिलता? वही तो, रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरियां थीं, और वे नौकरियां बहुत कम थीं। ओह, तो अब हम उस मकान मालिक वाले हॉस्टल में वापस आ गए जहाँ राशन कम पड़ गया है। अब अगर नौकरियां कम हैं तो हर समुदाय सोचेगा कि हमें अपने लोगों के लिए नौकरी सुरक्षित करनी चाहिए। 100% सही। नौकरियों की सी भयंकर कमी ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया
और क्योंकि भारत में लोगों के जोड़ने का सबसे आसान तरीका धर्म था, इसलिए आर्थिक लड़ाई बहुत जल्द धार्मिक लड़ाई में बदल गई। यानी बात पेट की थी पर रंग धर्म का चढ़ गए। बिल्कुल। अगर एक हिंदू को नौकरी मिली तो इसका मतलब है कि एक मुसलमान की नौकरी छिन गई, ये सोच पनपने लगी। और इसी आर्थिक असुरक्षा का फायदा उठाकर राजनीतिक संगठन बनने लगे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बाद में हिंदू महासभा जैसे संगठन सामने आए। और अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के जरिए। दस्तावेज में इस कानून को सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप देने वाला सबसे बड़ा कदम बताया गया है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसमें एक व्यवस्था थी, अलग निर्वाचन प्रणाली, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी कहते हैं। अगर मैं इसे सही समझ पा रहा हूं तो क्या इसका मतलब सचमुच ये था कि बैलेट बॉक्स को धर्म के आधार पर बांट दिया गया था? हाँ, बिल्कुल। से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि ये व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक मीठा जहर थी। अलग निर्वाचन प्रणाली का मतलब था कि कुछ सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गईं। अच्छा, तो वहां से सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता था? सिर्फ उम्मीदवारी नहीं, उस सीट पर वोट देने वाले लोग भी केवल मुसलमानी हो सकते थे। अरे बाप रे, ये तो हाँ, एक हिंदू मतदाता उस सीट पर वोट ही नहीं डाल सकता था। ये तो बहुत ही भयानक विचार है। अगर किसी राजनेता को चुनाव जीतने के लिए केवल अपने ही धर्म के लोगों के वोट चाहिए और दूसरे धर्म के मतदाताओं से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो उनके विकास या उनकी सुरक्षा की परवाह क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए अपने समुदाय की असुरक्षा की भावना को और भड़काएगा। वो कहेगा, हमारा धर्म खतरे में है, इसलिए मुझे वोट दो। हे भगवान! इस एक कानून ने राजनीतिक सत्ता को हमेशा के लिए धर्म से जोड़ दिया। इसके बाद 1919 और 1935 के कानूनों में भी अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को न केवल जारी रखा, बल्कि सिखों, ईसाइयों और दलितों तक भी इसे फैलाने की कोशिश की। उनका लक्ष्य तो एकदम साफ था। बिल्कुल साफ। भारत को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि वे कभी एकजुट होकर आजादी की मांग ही ना कर सकें। लेकिन क्या हम भारतीयों ने इस बंटवारे को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया? राष्ट्रीय आंदोलन तो अपने चरम पर था। महात्मा गांधी जैसे नेता क्या कर रहे थे उस वक्त? कोशिशें बहुत हुई। 1920 के दशक में तो हमने एक बहुत बड़ी एकता देखी थी ना, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। हाँ, वो एक बहुत ही अहम दौर था। खिलाफत आंदोलन मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान, जिन्हें मुस्लिम दुनिया अपना खलीफा मानती थी, उनके अधिकारों को बचाने के लिए शुरू हुआ था। तो भारत से इसका सीधा नाता नहीं था? सीधा नहीं था, पर गांधी जी ने बहुत ही चतुराई से इसे भारत के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। उनका तर्क था कि अगर हिंदू इस समय मुसलमानों के इस भावनात्मक मुद्दे पर उनका साथ देंगे, तो बदले में मुसलमान भी ब्रिटिश राज के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह शामिल होंगे। और ये रणनीति कुछ समय तक काम भी की है ना? नहीं, बहुत अच्छी तरह काम की। पर हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजों की लाठियां खा रहे थे, एक साथ जेल जा रहे थे। उस वक्त देखकर ऐसा लगता होगा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। लगता तो ऐसा ही था। लेकिन फिर कहानी पलट जाती है। तो इस सब का अर्थ क्या है? ये इतनी शानदार जमीनी एकता महज 10-15 सालों में ही क्यों बिखर गई? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और इसका जवाब हमें उस एकता की बुनियाद में ही मिलता है। बुनियाद में? हाँ, 1920 के दशक की वो एकता बहुत हद तक तात्कालिक और भावनात्मक मुद्दों पर टिकी थी। वो कोई साझा राजनीतिक या आर्थिक विजन नहीं था। जैसे ही तुर्की में खलीफा का पद ही समाप्त हो गया। अच्छा, वो पद ही खत्म हो गया। हाँ, और यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो एकता भी हवा हो गई। क्योंकि जो संस्थागत ढांचा था, यानी 1909 से लागू अलग निर्वाचन प्रणाली और नौकरियों की कमी, वो अभी भी वहीं मौजूद था। मतलब बुखार की दवा तो दे दी गई थी, लेकिन अंदर का इन्फेक्शन अभी भी फैल रहा था। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। इन्फेक्शन फैल रहा था। और फिर आता है 1930 का दशक, जिसने इस आग में घी का काम किया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में चुनाव हुए। अब ये स्पष्ट होने लगा था कि अंग्रेज कभी न कभी तो भारत छोड़ के जाएंगे ही। आजादी की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हाँ, अब सबसे बड़ा डर ये पैदा हो गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो खाली कुर्सी बचेगी, उस पे कौन बैठेगा? सत्ता का ये जो वैक्यूम था ना, ये खालीपन, हाँ, सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ।
और यहीं से नेताओं ने अपने समुदायों को ये डराना शुरू कर दिया कि अगर सत्ता दूसरे समुदाय के हाथ में चली गई तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एकदम सही। इसी डर के माहौल में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थ्योरी पेश किया। हाँ। ये सिद्धांत जो कहता था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 अलग-अलग धर्म नहीं हैं, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग राष्ट्र हैं जिनका एक साथ रहना संभव ही नहीं है। ये सांप्रदायिकता का वो तीसरा और अंतिम हिंसक चरण था जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। 1937 के चुनावों के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो गईं कि समझौते के सारे रास्ते बंद होते चले गए। रास्ते बंद हो गए। और अंततः 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। और उसके बाद जो हुआ वो आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, 1947 का भारत विभाजन। दस्तावेज में साफ तौर पर बताया गया है कि ये कोई जमीन पर खींची गई शांतिपूर्ण लकीर नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक खूनी लकीर थी। इसके कारण लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए, अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, भयानक दंगे हुए और अनगिनत जाने गईं। हाँ। जिस समाज ने सदियों तक एक दूसरे के तीज त्योहार मनाना सीखा था, वो अचानक एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए एक विचारधारा गढ़ी गई। यही पूरे इतिहास का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, जिस पर बिपिन चंद्र, आर.सी. मजुमदार और सुमित सरकार जैसे सभी प्रमुख इतिहासकार सहमत हैं। सांप्रदायिकता आसमान से नहीं टपकी थी। सही बात है। ये ब्रिटिश नीतियों, मध्यम वर्ग की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राजनेताओं के स्वार्थों का एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया जहरीला मिश्रण था। धर्म तो केवल एक मुखौटा था। एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। जब हम सांप्रदायिकता को एक गढ़ी गई राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल। और दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि यह इतिहास सिर्फ अतीत की बात नहीं है। आज के समय में भी एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में एकता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता और एक दूसरे के प्रति सहनशीलता कोई विलासिता नहीं है। ये हमारी सांस लेने जितनी बड़ी जरूरत है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इतिहास हमें सिखाता है कि दीवारें कैसे बनाई जाती हैं। अगर हम उस पूरी प्रक्रिया को समझ लें कि कैसे आर्थिक डर और राजनीतिक स्वार्थों को धार्मिक रंग दिया जाता है, तो हम उन दीवारों को गिरने से पहले ही पहचान सकते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसी के साथ हम आज की अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। हमने आज देखा कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी में कुछ प्रशासनिक नीतियों, अलग निर्वाचन प्रणालियों और चुनिंदा इतिहास की किताबों के जरिए सांप्रदायिकता को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। उस जमाने में वो नया मकान मालिक ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसने हॉस्टल के रूममेट्स को आपस में लड़वा दिया। जरा आज के युग के बारे में सोचिए। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हमारे फोन पर हर सेकंड सैकड़ों खबरें, वीडियो और एल्गोरिदम से चलने वाले सोशल मीडिया फीड्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं। क्या ये एल्गोरिदम आज के दौर के नए मकान मालिक तो नहीं बन गए हैं? ओह, ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। जो हर दिन, हर मिनट हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ही समाज का दूसरा हिस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या हम आज भी अनजाने में उसी फूट डालो और राज करो की आधुनिक रणनीति का शिकार हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम फिर से उस हॉस्टल के शक करने वाले रूममेट्स बनेंगे, या इस बार हम उस चालाक मकान मालिक की चाल को समझ लेंगे? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने आसपास की सूचनाओं पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।